देश हित में अगर वक्तव्य है शरद पवार जी का, जब वो कहते हैं कि अडानी अंबानी पर उंगली उठाना ठीक नहीं है, तो क्या आप देश हित के खिलाफ काम कर रहे हैं? महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में आप लोग एक साथ हैं। क्या आप मुझसे पूछ रही हैं? नहीं, आलोक शर्मा जी। शरद पवार जी को अंजना जी क्लियर करनी होगी, देश के सामने शरद पवार जी को क्लियर करना होगा कि क्या जो लोग जेपीसी की मांग कर रहे हैं तमाम सांसद वो देशद्रोही हैं। ये बात तो शरद पवार जी बता सकते हैं। अभी ब्रजमोहन जी कह रहे हैं कि एक व्यापारी के ऊपर, अरे भाई व्यापारी अगर फ्रॉड करेगा तो उंगली क्यों ना उठाई जाए? फिर तो सारे फ्रॉड जितने भी आज तक व्यापारियों ने किए सबको माफ कर दीजिए, क्योंकि वो व्यापारी हैं देश के। ये कौन सा तर्क हुआ? आज खैर मैं स्टेटमेंट से शुरू करता हूं अंजना जी। स्टेटमेंट उनकी है कि डिग्री से ज्यादा इंपॉर्टेंट अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन एंड लॉ एंड ऑर्डर का मामला ज्यादा बड़ा मुद्दा है। हम ये कह रहे हैं कि डिग्री किसी के पास है या नहीं ये इंपॉर्टेंट नहीं। एक इलेक्टेड पोस्ट पर आदमी बिना डिग्री के भी हो सकता है, लोग आए भी हैं गए भी हैं, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि जो डिग्री है क्या वो सच है कि नहीं, ये बताने के लिए देश के गृह मंत्री और कानून मंत्री को आना पड़ता है। आज हालत यह है कि कोई यूनिवर्सिटी आकर आज तक उस यूनिवर्सिटी ने नहीं कहा कि भाई हमारे यहाँ के स्टूडेंट थे, उस बैच के स्टूडेंट थे। तमाम सवाल हैं। सवाल ये नहीं है कि डिग्री इंपॉर्टेंट है, सवाल ये है कि क्या वो डिग्री फेक है, और अगर फेक डिग्री है तो क्या फिर मोदी जी डिस्क्वालीफाई होंगे, और अगर फेक डिग्री है तो क्या मोदी जी की डिग्री फेक होने के माध्यम से जो एफिडेविट उन्होंने इलेक्शन कमीशन में दिया वो फेक है? सवाल ये हैं बड़े कि जो लोग कहते हैं कि हम बनारस को क्योटो बना देंगे, उनकी डिग्री फेक अगर है, ठीक है, इस पर जांच की बात है। लेकिन दुर्भाग्य है कि 25,000 का जुर्माना उस व्यक्ति पर लग जाता है जो व्यक्ति डिग्री की बात करता है। लॉ एंड ऑर्डर की बात है, इन्फ्लेशन की बात है। क्या अडानी के मोनोपोलाइजेशन से इन्फ्लेशन नहीं बढ़ रहा है? हम पूछना चाहते हैं। आप भ्रष्टाचार की लड़ाई की बात करते हैं तो क्या ड्रग्स का पैसा है वो 20,000 करोड़ रुपया किसका है? वो एक पूरी सरकार एक व्यापारी को बचाने पर क्यों आतुर है? और अब अगर शरद पवार साहब भी बचाने पर आतुर हैं तो हम तो पूछना चाहते हैं, भाई ये रिश्ता क्या है आप लोगों का? आप लोग क्यों बचाना चाहते हैं एक व्यक्ति को? आप कहिए कि जेपीसी से जांच होनी चाहिए, और जेपीसी से भी अगर कठोर कोई चीज हो सकती है तो वो होनी चाहिए। जेपीसी में ये नहीं होगा, जेपीसी में वो नहीं होगा। आप इस तरह के एक्सक्यूजेस दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप जो विपक्ष देखता है उस पर कहीं ना कहीं मारने का काम कर। डायरेक्ट सवाल खड़ा कर रहे हैं वो शरद पवार जी पर, डायरेक्ट सवाल खड़ा कर रहे हैं। आलोक जी रुक जाइए, पूरा डायरेक्ट सवाल खड़ा कर रहे हैं शरद पवार जी पे। वो कह रहे हैं कि अगर डिग्री फेक है तो कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा वो जेपीसी पर भी कह रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं है तो साबित करें। क्या बाकी विपक्षी नेताओं को देशद्रोही कह रहे हैं शरद जी? देखिए, देश के नेताओं को विरोधी नहीं कहा जा रहा है या देशद्रोही नहीं कहा जा रहा। शरद पवार जी ने अपने अनुभव के आधार पर जेपीसी के बारे में बोला है। अगर उससे, और साथ ही साथ उन्होंने भी 2 रोज पहले नासिक में इस बात को स्पष्ट कर दिया कि अगर मेरे जो सहयोगी दल हैं वो यदि ये महसूस करते हैं कि जेपीसी की मांग को उठाना चाहिए, मैं उनके साथ हूं। मैंने तो अपने विचार व्यक्त किए और मैं सोचता हूं कि एक राजनेता होने के नाते अगर उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं तो उस पर कोई आपत्ति किसी को लेना नहीं चाहिए। इसके पहले कांग्रेस ने भी कुछ ऐसे मुद्दे उठाए जिनसे हम लोग सहमत नहीं थे। हमने उनके सामने उस मुद्दे को रखा और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि आगे से हम इन मुद्दों पे चर्चा नहीं करेंगे। तो ये देखिए कि ये 20 दल हैं और सारे दलों के अपने अपने गठबंधन के अपने अपने नाम्स हैं। उनके तहत अगर कहीं कोई बात होती है तो हम लोग बैठ के आपस में बातचीत करते हैं और उसका समाधान ढूंढा जा सकता है। मैं सोचता हूं कि इसको विपक्षी एकता से और ये कहकर कि आदरणीय शरद पवार जी ने देश के सारे नेताओं को कोई देशद्रोही कहा है, मैं सोचता हूँ ऐसा कहना और ऐसा सोचना पूरी तौर से निरर्थक है। और इस बात पे हमको गंभीरता से ये चिंतन करना चाहिए कि क्या जेपीसी के गठन के पहले अगर सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट आ जाती है तो क्या उसके बाद जेपीसी का गठन नहीं हो पाएगा? उसके बाद भी हम मांग कर सकते हैं। तो इसको खाली यहां तक सीमित रखना मैं सोचता हूँ शायद राजनीतिक रूप से उचित नहीं, और यही शरद पवार जी ने कहा है। आलोक जी, छोटा सा जवाब। देखिए, मुझे लगता है कि बीजेपी का गेम प्लान भी यही है कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बना दी, उसका प्रीव्यू है कि नहीं है, वो किससे सवाल करेगी, किससे सवाल नहीं करेगी, और जो कमेटी बनी है वो भी जेपीसी की बात करेगी कि नहीं करेगी, ये तमाम सवाल हैं। बीजेपी भी यही चाहती है कि ये मामला न्यायालय में 4-6 महीने 8 महीने तक अटका रहे और इतने फिर लोकसभा का चुनाव आए, लोकसभा का चुनाव निकल जाए।
पेगासस में भी कमेटी बनी थी। पेगासस में तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशली ये कहा कि केंद्र सरकार हमारे साथ सहयोग नहीं कर रहा। तो मुझे लगता है शरद पवार साहब बहुत वरिष्ठ हैं और हमारे पूरे यूपीए के बहुत मजबूत नेता हैं वो। लेकिन एक तरफ वो मजबूत नेता हैं और दूसरी तरफ वो जो सवाल उठा रहे हैं कि जेपीसी से क्या होगा, मेरी तो जितनी आयु है उतना उनका एक्सपीरियंस है। जेपीसी के पास इतनी पावर्स हैं कि जेपीसी किसी को भी बुला सकती है। जेपीसी में शरद पवार जी के सांसद भी होंगे राष्ट्रवादी के, तो वो किसी को भी बुला सकते हैं। अडानी से बुलाकर पूछें कि सब मोदी साहब जो गए थे श्रीलंका में या बांग्लादेश में या ऑस्ट्रेलिया में, क्या ठेके दिलवाए गए? ठीक है। ये 20,000 करोड़ किसके हैं? तो शरद पवार जी के पास एक मौका होगा कि वो पूछा जाए, सवाल पूछ सकें। तो जेपीसी की मांग पर कांग्रेस पूरी तरह से अडिग है। ठीक है, ठीक है, आपने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। बृजमोहन जी, मुझे तो लगता है कि हम लोग सबसे बड़ी फूट आज विटनेस कर रहे हैं, क्योंकि मैंने ऐसे खुलकर आलोक जी पर प्रहार, वो कह रहे हैं बीजेपी का वही एजेंडा है जो आपने अभी अभी शरद जी की बातें बताई हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं आपसे कमेंट लूं, अन्य मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, मुझे पता है आप दोनों